नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत समाचार। मैं शुभम राय। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंडिया अलायंस के नेताओं में बड़ी संख्या में ईडी और सीबीआई का जो विरोध है वो देखने को मिला था। दिल्ली के रामलीला मैदान में पिछले दिनों इंडिया अलायंस के तरफ से एक महारैली का आयोजन भी किया गया था, जिसमें ईडी और सीबीआई समेत देश में अनेक जो भी मुद्दे चल रहे हैं उस सब के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाए गए थे इंडिया अलायंस के नेताओं की तरफ से। इसके बाद भी ईडी और सीबीआई के लिए जो आवाज़ उठाया गया था उस पर कोई ख़ास फ़र्क देखने को नहीं मिला। बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की, तो कल यानी 9 अप्रैल को हाई कोर्ट में केजरीवाल के तरफ से एक याचिका दायर किया गया था, जिसको लेकर सुनवाई हुई। हालांकि सबको उम्मीद था केजरीवाल जो है वो बेल पर बाहर ज़रूर आएंगे, लेकिन उनको जमानत नहीं मिली और एक बार फिर से उनको जेल में ही रहना पड़ा। हालांकि मुख्यमंत्री केजरीवाल के तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में भी जो है याचिका दायर किया जाएगा। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका के खिलाफ सुनवाई करते हुए ये कहा कि केजरीवाल के खिलाफ जो भी तमाम सबूत है, जो भी गवाहें हैं, जो भी सामने आई है, उन सब के खिलाफ ईडी जो है जो कार्रवाई कर रही है वो बिल्कुल कानून के दायरे में कर रही है। केजरीवाल के खिलाफ कोई भी गलत कार्रवाई नहीं किया जा रहा है और हाई कोर्ट जो है वो किसी के भी दबाव में फैसला नहीं देगी। इसलिए केजरीवाल के याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया पूरे तरीके से। हाई कोर्ट का एक ये भी कहना था कि ये जो याचिका दायर किया गया है ये जमानत के लिए याचिका नहीं है, बल्कि ईडी ने जिस तरीके से समन जारी किया उस समन के खिलाफ ये याचिका दायर किया गया है। कोई जमानत लेने के लिए याचिका दायर नहीं किया गया है। और भी तमाम कई सारे जो तर्क हैं वो हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया, जिसमें बताया गया कि जो भी आरोप केजरीवाल के ऊपर लगे हैं, केजरीवाल सिर्फ उन साजिशों में शामिल नहीं थे, बल्कि अपराध जो भी हुए हैं उसमें भी केजरीवाल साफ तौर पर शामिल रहे हैं। चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग केस हो, चाहे वो शराब नीति घोटाले के भी मामले हों, तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें केजरीवाल का नाम सामने आ रहा है। इस वजह से उनको जमानत मिलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। हालांकि आपको बता दें कि ईडी में एक कानून है जिसको बीजेपी सरकार आने के बाद 2017 में संशोधन किया गया था, जिसके बाद ईडी को एक पावर दिया गया था जिसमें वो पूछताछ करके जो भी व्यक्ति है उसको गिरफ्तार कर सकती है। 2014 से पहले ईडी के पास ये पावर नहीं था कि वो किसी को भी गिरफ्तार कर सके। हालांकि 2017 के बाद कानून में बदलाव हुआ, जिसके बाद ईडी और सीबीआई के हाथों में जो पावर है वो काफ़ी बड़ी संख्या में आ गई। अब बात करते हैं कि क्या ईडी और सीबीआई का जो है वो दुरुपयोग किया जा रहा है, क्या सच में? क्योंकि जिस तरीके से इंडिया अलायंस के नेताओं के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि ईडी जो है वो केंद्र सरकार के कहने पे काम कर रही है, जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो सरकार के कहने पे काम कर रही है। दिल्ली की मंत्री जो हैं अतिशी, उन्होंने भी पिछले दिनों ये आरोप लगाया था कि ईडी और एनडीए का, बीजेपी का जो है वो गठबंधन बन चुका है इस चुनाव में और दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं और विपक्ष नेताओं को परेशान किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस के एक आंकड़ा के मुताबिक 2014 से 2022 के बीच ईडी ने जितने नेताओं पे जो कार्रवाई किया उसमें से 95% जो भी बड़े नेता हैं वो विपक्ष के नेता हैं। यानी कि 122 जो बड़े नेता हैं जिनके ऊपर ईडी ने कार्रवाई किया है उसमें से 115 नेता जो हैं वो विपक्ष पार्टी के नेता हैं। यानी कि 95% जो नेता हैं वो विपक्ष के हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो ज़रूर खड़ा होता है। बात करें, अगर कई ऐसे नेता हैं जो ये कहा जाता है कि जिनके ऊपर कार्रवाई की गई बीजेपी के द्वारा और वो जब विपक्ष पार्टी में थे और जब वो नेता खुद बीजेपी में शामिल हुए तो जो भी ये ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई चल रही है वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ गई। इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं आपके असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जिनके ऊपर एक मामले में ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई थी जब वो यूपीए सरकार में थे। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो इस वक्त असम के मुख्यमंत्री हैं और कार्रवाई बिल्कुल ठप पड़ गई। वहीं टीएमसी के भी 2 बड़े नेता हैं जिसमें मुकुल शर्मा और शुभेंदु अधिकारी, ये दोनों नेताओं के ऊपर भी कार्रवाई की गई। हालांकि बाद में दोनों पश्चिम बंगाल में ही बीजेपी ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद दोनों नेताओं के ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई ठप पड़ गई। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो मामले वो सामने आए और यही एक मुख्य कारण है जिसके वजह से ईडी और सीबीआई के ऊपर जो ये आरोप है वो लग रहा है और कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है इनका उपयोग कर रही है विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए। 2024 लोकसभा इलेक्शन भी अब काफ़ी करीब आ गया है और जिस तरीके से ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई है वो चल रही है, जिस तरीके से कांग्रेस ने ये आरोप लगाया कि उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है जिस वजह से वो प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं
इस पे देश के जो भी सुप्रीम कोर्ट हैं या जो बड़े न्यायालय हैं या इलेक्शन कमीशन है, इसको भी कुछ न इस पे ध्यान देना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी अभी किसी तरह का कोई जो बयान है वो सामने नहीं आ रहा है और बीजेपी जो है वो लगातार प्रचार प्रसार में लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि इंडिया अलायंस में ही सिर्फ जो फूट हैं या दरार हैं, जिस तरीके की जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि इंडिया अलायंस के यानी कि कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी में भी कहीं ना कहीं फूट जो है वो पड़ चुका है और इसका असर आपको 2024 लोकसभा इलेक्शन यानी कि 4 जून को जो भी मतगणना होंगे, जो भी काउंटिंग होगी, उसका रिजल्ट आने के बाद नज़र आएगा। और इस पे एक हम बड़ी रिपोर्ट लेके आएंगे। 2024 इलेक्शन के बाद बीजेपी में भी कई ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं 2 टुकड़ों में, 2 पक्षों में बट चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ा खेल हो सकता है 2024 लोकसभा इलेक्शन के परिणाम आने के बाद। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसका रिपोर्ट हम आपके सामने बाकायदे पूरे डिटेल के साथ लेके आएंगे। फ़िलहाल ईडी और सीबीआई के इस कार्रवाई पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।